हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स पाचन तंत्र के यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इस पर भी कुछ वीडियो बनाया, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यकृत, जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं। इसको और फिर क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत, जिगर या फिर लीवर बोल सकते हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं। लीवर जो होता है ये क्या है, एक तरह का ग्लैंड है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है ये, हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर लीवर का बात करिएगा तो लीवर जो होता है इसका देखिए, यही लीवर का फिगर है। लीवर कुछ इस तरह का होता है और ये जो होता है इसी के पास एक गला ब्लैडर होता है। गला ब्लैडर होता है, क्या होता है, गला ब्लैडर होता है। और ये जो है देखिए डक्ट फ्रॉम लीवर है, यहाँ से 2 डक्ट निकल रहा है और ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट इसको बोलते हैं। उसके बाद गला ब्लैडर से जो डक्ट आकर के मिलता है कॉमन, ये डक्ट फ्रॉम लीवर से, उस दोनों को मिला करके बोलते हैं हम लोग कॉमन बाइल डक्ट। समझे? तो ये रफ एक फिगर हो गया, एक रफली लीवर का फिगर हो गया। किसका फिगर हो गया? लीवर एंड गला ब्लैडर का हो गया। समझे? अब देखिए लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। यानी कि हमारा शरीर का जो है जितना भी ग्लैंड्स है उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड पूछेगा तो कौन है, लीवर है। उसके बाद देखिए जो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड होता है वो 2 प्रकार का होता है। ग्लैंड्स जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक बताए थे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक बताए थे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये 2 तरह का ग्लैंड हम लोग का शरीर में पाया जाता है। इसमें बताए थे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। और ये बताए थे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये डायरेक्ट जो है हार्मोन सीक्रेट करता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ये डक्ट के थ्रू एंजाइम सीक्रेट करता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको ध्यान में रखना है। ग्लैंड्स 2 प्रकार का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन, और ये जो होता है ये क्या करता है, एंजाइम। और इसमें एक और पॉइंट देख लीजिएगा, ये डक्टलेस होता है और ये विथ डक्ट होता है, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग का जो लीवर होता है वो कौन सा ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि इससे जो भी सीक्रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। इसको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, लीवर जो होता है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। डायफ्राम के नीचे कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। डायफ्राम पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये बॉडी पार्ट है, इस तरह का ये हम लोग का बॉडी पार्ट है। हाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ इस तरह का एक डोम शेप का डायफ्राम पाया जाता है। इसके नीचे ही देखिए ओसोफेगस से इधर होकर के क्या आएगा, इधर नीचे स्टोमच पाया जाएगा। स्टोमच वगैरह, स्टोमच पाया जाता है, किडनी, ये सब इसी के नीचे पाया जाता है। और जबकि हार्ट इसके ऊपर, डायफ्राम के ऊपर हार्ट पाया जाता है। यहाँ पर हम लोग का हार्ट होता है कुछ इस तरह का, यहाँ पर हार्ट पाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको फेफड़ा पाया जाएगा इस तरह से, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। और यहाँ स्टोमच हो गया। और डायफ्राम के नीचे ही फिर हम लोग का लीवर भी पाया जाता है। यहाँ पर जो होता है इस तरह से हम लोग का लीवर होता है, यहीं पर फिर गला ब्लैडर होता है
फिर इसी से कुछ कुछ डक्ट निकलता है। तो डायफ्राम के नीचे जो होता है हम लोग का लीवर पाया जाता है, स्टोमेच पाया जाता है, ये सब ऑर्गन पाया जाता है। और डायफ्राम के ऊपर, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, ये जो झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम होता है। डायफ्राम के ऊपर फिर लंग्स पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे देखें। अब नेक्स्ट है, इसमें हमारा लीवर जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। तो हम लोग का जो लीवर है इसके बाहरी कवर एक तो जो होता है एक झिल्ली पाया जाता है, इसके बाहर में, इसके बाहर इस तरह से एक झिल्ली पाया जाता है, एक झिल्ली से कवर रहता है। इसी झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यह 9 इंच लंबा एवं 10 से 12 इंच चौड़ा होता है। 10 से 12 इंच जो होता है ये चौड़ा होता है, और 9 इंच जो होता है ये लंबा होता है। 9 इंच लंबा होता है और 10 से 12 इंच चौड़ा होता है, जिसके कारण इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम का हो जाता है, मतलब 1.5 kg का, 1.5 kg का। और ये इसी कारण ये जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और लगभग 1.5 kg का होता है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लीवर की कुफर कोशिका यानी कि कफर सेल में सिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है। मतलब लीवर में एक कफर सेल पाया जाता है। कफर सेल में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? सिस्टिक ग्लैंड पाया जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, सिस्टिक ग्लैंड। और सिस्टिक ग्लैंड से ही बाइल जूस निकलता है, जिसको हम लोग पित्तरस बोलते हैं, पित्तरस कहते हैं। और ये फिर निकल करके देखिए, लीवर में कफर सेल से में सिस्टिक ग्लैंड होता है, वहाँ पर क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। अब बाइल जूस वहाँ से निकल करके कहाँ पर स्टोर होता है? गला ब्लैडर में स्टोर होता है, समझे? बाइल जूस यहाँ पर स्टोर होता है। इतना बात ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पित्त का बात करते हैं। किसका बात करने वाले हैं? पित्त का। तो पित्त देखिए क्या होता है। पित्त बाइल जूस, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक, यानी कि क्षारीय होता है। देखिए, एसिड और बेस, एसिड और बेस समझिए पहले क्या होता है। एसिडिक और बेसिक क्या होता है? देखिए, 1 से 14 तक pH वैल्यू होता है, यानी कि 1 to 14 होता है। कितना होता है? 1 to 14। अब बीच में जो इसका होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और 7 से अगर अधिक जिसका pH मान रहेगा, यानी कि pH वैल्यू अगर 7 से अधिक रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होगा, बेसिक होगा। और pH मान अगर 7 से कम रहा, यानी कि 7 से कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे, एसिडिक। यानी कि 7 से कम जिसका pH वैल्यू रहेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और 7 से अगर ज़्यादा pH वैल्यू रहेगा 7 से 14 के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। 0 से यानी कि 7 के बीच में pH वैल्यू तो एसिड, और 7 से अगर 14 के बीच में एसिड वैल्यू आती pH वैल्यू रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिक। इसी को एसिडिक या बेसिक बोलते हैं। तो पित्त जो होता है, बाइल जूस होता है, इसका pH वैल्यू होता है 8.5 के लगभग होता है, समझे? तो 8.5 होता है, जिसके कारण इसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम लोग का जो भोजन आता है, पहले हम लोग मुख में लेते हैं, यानी कि ओरल गुहा में, ओरल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से फेरिंग्स, उसके बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस से फिर कहाँ जाता है? स्टोमेच में जाता है। स्टोमेच में देखिए, स्टोमेच में बताए थे कि HCl पाया जाता है, समझे? HCl होता है। तो वहाँ का जो होता है, वहाँ का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। हम लोग का स्टोमेच का जो मीडियम होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। यानी कि वहाँ से जो भोजन होकर के आता है, तो हम लोग का भोजन एक तरह से क्या होता है? अम्लीय हो रहता है, मतलब एसिडिक रहता है। उसके बाद फिर वहाँ से जब वो डुओडेनम में पहुँचता है, तो डुओडेनम में जब पहुँचता है तो वहीं से देखिए, लीवर जो होता है, लीवर से फिर क्या होता है? लीवर से बताए थे कि बाइल सीक्रेट होगा और गला ब्लैडर में स्टोर होगा। गला ब्लैडर से फिर कहाँ आता है? वो पैंथ्रिया के पास आता है, और उसके बाद पैंथ्रियाटिक डक्ट से फिर कहाँ पर निकलता है? दोनों जा कर के निकलता है, ड्यूडेनम में निकलता है। तो बाइल जूस फिर ड्यूडेनम में आता है, वहाँ पर आकर के भोजन से यानी कि फूड से मिलता है, अच्छा से मिक्स होता है। तो पहले देखिए, हम लोग का जो भोजन आया था वो क्या था? अम्लीय था। अब जो ये बाइल जूस गया वो क्षारीय है।
यानी कि बेसिक इन नेचर है। तो फूड को ये किस तरह का किस में कन्वर्ट कर देगा, अम्लीय से क्षारीय में कन्वर्ट कर देगा। इसको ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट वही था। फिर जो है इसकी प्राकृतिक क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8.5 होता है, अर्थात बाइल द्वारा भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पित्त यानी कि बाइल भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु को मारने के साथ साथ वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। एक तो बाइल जो होता है हम लोग का जितना भी भोजन के साथ अगर जीवाणु विषाणु आएगा उसको तो ये किल करेगा ही, उसके साथ साथ ये क्या करता है, लिपिड यानी कि फैट का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, क्योंकि फैट का जो बड़ा टुकड़ा होता है वो डायरेक्ट जो है नहीं डाइजेस्ट होता है। तो उसको क्या करता है, ये बाइल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही इसका डाइजेशन होता है, समझे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइसीकरण बोलते हैं, या तो पाइसीकरण बोलते हैं या तो इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसको बात इतना बात ध्यान रखना। कभी कभी देखिएगा कि गला ब्लैडर में ही पथली वगैरह हो जाता है और उसको काट कर हटा दिया जाता है, तो उस समय कुछ समय के लिए बोला जाता है कि जब तक गला ब्लैडर आपका न्यू फॉर्म नहीं हो जाता है तब तक क्या बोला जाता है कि फैट का सामान नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से नहीं बोला जाता है खाने के लिए, क्योंकि उस समय जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, बाइल जो सीक्रेट ही नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है, फैट वाला जो सब्सटेंस है आप खा लीजिएगा तो वो पचेगा ही नहीं, समझे। इसीलिए उस समय खाने के लिए नहीं बोला जाता, ज़्यादा फैट लेने के लिए नहीं बोला जाता। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लीवर से निकलने वाले पित्त रस यानी कि बाइल जूस में विभिन्न प्रकार के लवण एवं वर्णक भी पाए जाते हैं, जिसको साल्ट एवं पिगमेंट कहते हैं, समझे। उसमें बहुत सारा लवण और वर्णक भी पाए जाते हैं। और लवण के अंतर्गत देखिए क्या पाया जाएगा, लवण के अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NaCO3। इसको धोवन सोडा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, NaCO3 के धोवन सोडा एवं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का होता है NaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। इसको ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है धोवन सोडा, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, समझे। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, इसको ध्यान रखें। अब देखिए जिसके कारण जो होता है, जिसके कारण पित्त की प्राकृतिक क्षारीय होती है, मतलब यही दोनों जो लवण होता है इसी के कारण सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण इसका नेचर किस तरह का होता है, बेसिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि बाइल का जो नेचर होता है वो बेसिक क्यों होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इतना ध्यान रखिएगा, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बाइल में सीरम बिलिरुबिन एवं सीरम बाइलरुबिडिन नामक वर्णक पाया जाता है, समझे। इसमें दो गो सीरम पाया जाता है, सीरम बाइलरुबिन एवं सीरम बाइलरुबिडिन नामक वर्णक पाया जाता है। ये दोनों कहाँ कैसे बनता है, इस दोनों का जो फॉर्मेशन होता है, ये दोनों पिगमेंट का हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है, हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। बाइलरुबिन के ही कारण जो मल मूत्र का रंग होता है वो पीला कलर का होता है। किसके कारण होता है, बाइलरुबिन एवं यूक्रोम के कारण। इसको ध्यान रखिएगा, बाइलरुबिन एवं यूक्रोम के कारण जो होता है मल मूत्र का जो रंग पीला होता है इसी के कारण होता है। उसके बाद देखिए सीरम बाइलरुबिडिन का बात करिएगा तो ये हरा वर्णक है, यानी कि ग्रीन कलर का वर्णक है, समझे। बाइलरुबिन और बाइलरुबिडिन समझ गए। अब देखिए लीवर के मेजोडर्म कोशिका से सिलियरी मांसपेशी एवं आइरिस को छोड़कर अन्य मांसपेशियों का निर्माण होता है। पहले आप मेजोडर्म का बात करते हैं हम लोग। अगर मेजोडर्म का बात करिएगा तो देखिए एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, एक होता है मेजोडर्म। हम लोग का जो मान लीजिए कोशिका जो होता है 3 लेयर का होता है। एक होता है मान लीजिए एक लेयर है इस तरह से, यह है कौन, सबसे बाहर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। उसके बाद वाला जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजोडर्म।
उसके बाद वाला जो लेयर होगा सबसे अंदर वाला लेयर, उसको क्या बोलेंगे? इंडोडर्म। ये 3 लेयर होता है। तो लीवर का जो मीजोडर्म होता है यानी बीच वाला जो लेयर होता है, उसी से सभी मांसपेशियों का निर्माण होता है। सिर्फ कौन कौन सा मांसपेशियों को छोड़ करके? एक सिलियरी मांसपेशी और आयरी मांसपेशी को छोड़ दीजिएगा। बाकी बात जितना भी मांसपेशी होता है उसका निर्माण कहाँ किससे होता है? लीवर के मीजोडर्म कोशिका से। समझे? सिलियरी मांसपेशी और आयरिस मांसपेशी जो होता है ये कहाँ का मांसपेशी है? ये दोनों आँख का मांसपेशी है। हम लोग का आँख में ये पाया जाता है, सिलियरी मांसपेशी और आयरिस मांसपेशी। और देखिए हम लोग जो ब्लड में देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हेपेरिन, हिस्टामिन, प्रोथैम्बिन एवं फाइब्रिनोजोन, ये सब का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में ही होता है। कहाँ पर होता है? लीवर के मीजोडर्म कोशिका में ही होता है। समझे? तो मीजोडर्म, लीवर का जो मीजोडर्म कोशिका है उसमें क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? एक तो जितना भी मांसपेशी हुआ, सिलियरी मांसपेशी और आयरिस मांसपेशी को छोड़ करके उसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा, हेपरिन का फॉर्मेशन होगा, हिस्टामिन का फॉर्मेशन होगा, प्रोथैम्बिन का फॉर्मेशन होगा और फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन होगा। इतना सारा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर के मेजोडर्म कोशिका में होता है। तो आप समझ सकते हैं लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग का। समझे? ये सारा का फॉर्मेशन कहाँ होगा? लीवर का कोशिका में होता है। अब देखिए हेपेरिन का बात करते हैं। तो हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन जो होता है एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। ये क्या होता है? एंटीकोगुलेंट एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। ये क्या होता है? हेपेरिन जो होता है रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है? जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है। यानी कि हम लोग का जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। किसके कारण ही? हेपेरिन के कारण ही। अगर हेपेरिन नहीं पाया जाता हम लोग का ब्लड में तो क्या हो जाता है? रक्त थक्का जम जाता है। उसके बाद क्या होता है? ब्लड पंपिंग नहीं हो पाता और जिसके कारण हम लोग का ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता और जिसके कारण हम लोग का सारा कोशिका डेड कर जाता है, फलता हम लोग भी डेड कर जाते हैं। समझे? तो हेपेरिन का कितना इंपॉर्टेंट काम है ये हम लोग समझ गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। उसके बाद देखिए अब हिस्टामिन का बात करते हैं। अगर हिस्टामिन का बात करिएगा, हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन हो गया, प्रोथैम्बिन हो गया और फाइब्रिनोजेन होता है। ये तीनों जो है ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है, थक्का जमाने में मदद करता है। ये तीनों कब थक्का जमाता है? आप मान लीजिए हम लोग का शरीर का भी मतलब एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस समय ब्लीडिंग होता है। तो उस समय ब्लीडिंग जब होता है, कटे हुए भाग से जब ये ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलता है तब उस समय हिस्टामिन, प्रोटीन और प्रोथैम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये सब क्या करता है? ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है ताकि ब्लड का अधिक से मतलब कि निकलना, ज़्यादा ब्लड नहीं निकल जाए, जिसके कारण क्या होता है? ये सब मदद करता है थक्का जमाने में। समझे? मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकता है। कौन कौन? हिस्टामिन, प्रोथैम्बिन और फाइब्रिनोजेन। देखिए हिस्टामिन जो होता है यह भी रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर के कटे हुए भाग से निकलने वाले रक्त को जमने में मदद करता है। समझे? उसके बाद देखिए प्रोथैम्बिन का बात करिएगा तो प्रोथैम्बिन भी क्या है? रक्त प्रोटीन है जो रक्त को जमने में मदद करता है, ये भी जमने में मदद करता है। और फाइब्रिनोजेन जो होता है तो फाइब्रिनोजेन भी एक रक्त प्रोटीन है। जितना भी है सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? सब रक्त प्रोटीन है। समझे? उसके बाद देखिए ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन जो होता है रक्त जमने की अंतिम अवस्था का निर्माण करता है। ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन रक्त जमने की अंतिम अवस्था का निर्माण करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक प्लेटलेट्स है। ये क्या है? प्लेटलेट्स तो आप लोग जानते हैं हम लोग का मतलब ये सब बाहरी जो बैक्टीरियल ये सब से लड़ने का क्षमता इसी में होता है, प्लेटलेट्स में ही होता है। ये समझ गए? प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी जो भी कहा, ये हो गया। इतना हम लोग समझ गए। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखें हमारे शरीर में जो प्रोटीन का विखंडन होता है, प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। समझे? ये क्या होता है? अमोनिया जो होता है काफ़ी विषैला पदार्थ होता है। ये क्या होता है? काफ़ी विषैला पदार्थ होता है। तो इसको क्या करता है? लीवर जो है इसको क्या करता है? अमोनिया से किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इसके अपेक्षा काफ़ी
कम विषैला होता है, समझे। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रोटीन विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है जो एक विषैला पदार्थ है। इसे लीवर के द्वारा कम विषैले पदार्थ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आता है CH4N2O, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, में तोड़ दिया जाता है। अर्थात हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण भी लीवर करता है। मतलब अगर पूछेगा ना कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो हम लोग क्या जवाब देंगे, लीवर। यूरिया का भी निर्माण कौन करता है, लीवर ही करता है, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, लीवर से निकलने वाले बाइल वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। किस में कुछ बदल देता है, लीवर से जो हम लोग को बाइल निकलता था वह वसा को तोड़कर किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल में, यानी कि लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये क्या होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे हृदय रोग होने की संभावना होती है। अगर आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होने का संभावना होता है, हृदय रोग होने का संभावना होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझते देखिए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह हृदय के चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है। मतलब हृदय जो हम लोग का हार्ट है उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेगा। उसके बाद देखिए, जिससे हृदय में रक्त की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। मतलब रक्त को जितना मात्रा में रक्त को अथी चाहिए, हृदय में रक्त की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, मतलब उसको जितना ब्लड चाहिए वह प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हृदय घात, जिसको हम लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं, होने की संभावना होती है। अब सोचिए, जो हार्ट है वो पूरा हम लोग का बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अब पूरा बॉडी को जो पंप करता है, ब्लड सप्लाई करता है, अब उसी को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। जिसके कारण हम लोग का क्या हो जाएगा, जब हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा हार्ट अटैक होने के बाद, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए, रक्त में सीरम बाइलरुबिन की मात्रा में वृद्धि होने पर क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है। अगर सीरम बाइलरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा, बाइलरुबिन का अगर मात्रा बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग होने का संभावना होता है, जॉन्डिस होने का संभावना होता है। इसी को हम लोग पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं, समझे। उसके बाद देखिए, पीलिया जो होता है यानी कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस नामक विषाणु के द्वारा होता है। मतलब ये जॉन्डिस जो होता है एक वायरल डिजीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे देखते हैं। अब देखिए, हेपेटाइटिस विषाणु जो होता है वो कई प्रकार का होता है, समझे। जैसे कि हो गया हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एवं हेपेटाइटिस ए। ये सब होता है क्या, हेपेटाइटिस विषाणु का प्रकार होता है, समझे। जिसमें कि हेपेटाइटिस डी जो होता है सबसे खतरनाक विषाणु होता है। क्या होता है, ये चारों में से, ये पांचों में से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एवं हेपेटाइटिस सी में सबसे खतरनाक विषाणु कौन होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, समझे। उसके बाद देखिए, इन सभी विषाणुओं में सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस डी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखिए, हमारे लीवर में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि हम लोग में जो संचित ऊर्जा है किस फॉर्म में रहता है, तो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रहता है। और कहाँ पर रहता है, लीवर में रहता है, समझे। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में संचित ऊर्जा में रहता है जो कि लीवर में रहता है, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोग जब देखिएगा उपवास करते हैं, तो उपवास करते हैं तो उस समय हम लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो उस समय हम लोग को सेल यानी कि कोशिका को कहाँ से एनर्जी मिलता है, तो ग्लाइकोजेन से ही एनर्जी मिलता है, समझे। ग्लाइकोजेन जब तक रहता है इसको क्या करता है, ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में, ग्लूकोज में। उसके बाद ग्लूकोज से ऊर्जा प्रदान होता है, समझे। यहाँ से हम लोग का एनर्जी प्राप्त होता है। उसके बाद है देखिए, लीवर में विटामिन ए एवं विटामिन डी एवं लोहा तथा तांबा का संचय रहता है, समझे। कौन क्या क्या चीज़ का लीवर में संचित रहता है, विटामिन ए का संचयन होगा, विटामिन डी का, और लोहा का, तांबा का संचयन होता है, समझे। अब विटामिन ए और डी ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है, समझे। विटामिन ए और डी जो होता है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी वो क्या है, वाटर। इसको सिंपली ऐसे याद रखिएगा। एक तो हम लोग जो ब्लड में पढ़े थे WBC, क्या आता है, WBC, यानी कि WBC एक समझे एक ट्रिक है। WBC मतलब W मतलब होता है वाटर, W मतलब वाटर में विटामिन बी एवं विटामिन सी दोनों घुलनशील है। इसको इस तरह से याद रखिएगा, वाटर में जो है विटामिन बी और सी
घुलनशील है, यानी WBC। और उसके बाद जितना भी विटामिन होता है A, D, E ये सब जो होता है वो क्या होता है, ये वसा घुलनशील विटामिन है, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग का 2-4 गो नोट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। पहला है देखिए, मछली के लीवर ऑयल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन A संचित रहता है। विटामिन A जो होता है मछली के लीवर ऑयल में सर्वाधिक आता है। और इसमें भी देखिए, जबकि दूसरा सर्वाधिक विटामिन D होता है, समझे। पहला विटामिन तो मछली में कौन, A, और दूसरा विटामिन D। और अगर मछली में ही बात करिएगा, सबसे पहले तो देखिए विटामिन जो A होता है मछली के लीवर में सर्वाधिक संचित रहता है। उसके बाद मछली में भी शार्क मछली के यकृत तेल में विटामिन A सर्वाधिक संचित रहता है, समझे। मछली में भी किस में होता है, शार्क में सर्वाधिक होता है। उसके बाद कार्ड मछली का बात करिए, कार्ड मछली के यकृत में विटामिन D सर्वाधिक संचित रहता है, समझे। विटामिन A जो होता है शार्क मछली में सर्वाधिक रहता है, और विटामिन D जो होता है कार्ड मछली में सर्वाधिक होता है, समझे। और लीवर का देखिए, लीवर का एक और फंक्शन है, लीवर के द्वारा हमारे शरीर का तापमान को भी नियंत्रित किया जाता है, समझे। अब इससे आगे देखते हैं। शरीर के तापमान के आधार पर सभी जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक वार्म ब्लडेड एनिमल, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल यानी या कि सम या नियत तापी एनिमल इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, विषम या अनियत तापी एनिमल, समझे। तो ये क्या आता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देखिए इसके अंतर्गत उस जंतुओं को शामिल किया जाता है जिसके शरीर का तापमान सभी मौसम में एक समान होता है। मतलब कि वार्म ब्लडेड एनिमल उसको बोलेंगे चाहे वो कोई भी मौसम हो, ठंडा हो, बरसात हो, गर्म हो, सभी मौसम में इसका तापमान नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे ह्यूमन का बात करिए, इसका कोई भी मौसम है, ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, हम लोग का क्या होता है, तापमान हमेशा फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो इसमें कौन सा है, वार्म ब्लडेड एनिमल किसको बोलते हैं, किसी भी मौसम में, मतलब हर एक मौसम में जिसका तापमान सेम हो उसको क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे इसका एग्जांपल कौन कौन आ जाएगा, इसके अंतर्गत सभी स्तनधारी वर्ग आ जाएंगे, जैसे मैमेलियन क्लासेस हो गया, एवं पक्षी वर्ग आ जाएंगे, मतलब एप्स क्लासेस हो गए। मतलब जितना मैमेलियन वर्ग है उसके बाद जितना पक्षी वर्ग है वो सारा इसमें आ जाएगा वार्म ब्लडेड में। अब विषम या अनियत तापी का बात करिएगा, यानी कि कोल्ड ब्लडेड का बात करिएगा, तो इसके अंतर्गत आने वाले जंतु के शरीर का तापमान मौसम के अनुरूप बदलता रहता है। मतलब अगर ठंडा है तो उसका तापमान घट जाएगा, गर्मी है तो बढ़ जाएगा, इस तरह से मतलब कि मौसम के अनुरूप इसका तापमान रहता है शरीर का, समझे। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, इसके अंतर्गत आएगा मत्स्य वर्ग जिसको फिशेस क्लासेस बोलते हैं, उभयचर वर्ग आएगा, एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, और एम्फीबियंस जैसे कि मेढक हो गया। उसके बाद और सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल क्लासेस जैसे सांप, छिपकली, ये सब हो गया, तो समझे। तो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो लीवर का टॉपिक। इसके अगला टॉपिक है हम लोग अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।